नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएससी 20 पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर बेसिकली वो लिटरेचर होती है जिसको कि पोस्ट कॉलोनीज यानी कि ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज थी वहां पर जो राइटर्स हैं कॉलोनीज से आजाद होने के बाद वो जो राइटिंग लिखते हैं किसी भी टाइप की राइटिंग लिखते हैं उसको हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में इंक्लूड करते हैं। इसमें आपके कुछ थीम्स होते हैं जैसे डायस्पोरा का, द थर्ड स्पेस का, अनसर्टेनिटी का। इन टाइप के थीम्स को हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं। हम इस पेपर को आज की इस वीडियो में बिल्कुल स्क्रैच से कवर करेंगे और डिटेल्ड में देखेंगे कि इसमें किस टाइप के टेक्स्ट इंक्लूड किए जा रहे हैं और ये पेपर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि शायद आपको अपने एग्जाम्स में भी देखने को मिले। वीडियो काफी डिटेल्ड और इंसाइटफुल होने वाला है। मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड में। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि ये पोस्ट कॉलोनियल एक्चुअल में होता क्या है। अगर इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ऐसा समझो कि मान लो एक दिन कुछ लोग जबरदस्ती आपके घर में घुस आते हैं। वो कहते हैं कि आज से इस घर के रूल्स हम बनाएंगे, आपकी लैंग्वेज बेकार है, हमारी सीखो, और आपका रहना सहना सब गलत है। फिर बहुत सालों बाद वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो घर वाले अपनी फीलिंग्स, अपना दुख और अपनी आइडेंटिटी के बारे में लिखते हैं, वही है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इसमें हमको ये याद रखना है कि ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, ये उन आवाजों की कहानी है जिनको दबाया गया था। ये लिटरेचर हमें सिखाती है कि कैसे कॉलोनाइज्ड लोग अपनी वॉइस वापस पाते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से, जिसमें हम पढ़ेंगे एक लेजेंडरी नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट। इसके राइटर है शिनुआ अशेबे, जो नाइजीरिया से हैं। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है क्योंकि ये मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर का बेस माना जाता है। नॉवल का बैकग्राउंड समझते हैं। पहले क्या होता था कि गोरे लोग यानी कि यूरोपियंस बुक्स लिखते थे और कहते थे कि अफ्रीका एक डार्क कॉन्टिनेंट है, वहां कोई कल्चर नहीं है। आशेबे ने ये नॉवल उन्हें जवाब देने के लिए लिखा है। उन्होंने दिखाया कि हमारा कल्चर कितना ज्यादा रिच और ऑर्गेनाइज था। नॉवल सेट है ओमोफिया नाम के एक विलेज में जहां इग्बो कम्युनिटी रहती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इग्बो सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था। तो सुनिए, वहां पर मेरिटोक्रेसी थी। यहाँ आपका बाप कौन है ये मैटर नहीं करता। अगर आप मेहनती हो तो आपको टाइटल्स मिलेंगे और रेस्पेक्ट भी मिलेगी। यम वहां पर एक फेमस वेजिटेबल थी और उमोफिया में इसे किंग ऑफ क्रॉप्स कहा जाता था। जिसके पास ज्यादा यम वो उतना बड़ा मर्द माना जाता था। एक कॉन्सेप्ट है इसमें एक वोवू का। ये विलेज के मास्ड स्पिरिट्स होते हैं जो जज का काम करते थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर शी का कॉन्सेप्ट है। हर इंसान का अपना एक पर्सनल गॉड या डेस्टिनी होता है, इसको ये लोग शी कहते हैं। अब मिलते हैं हमारे हीरो से। हीरो का नाम है ओकोनको। वो बहुत ही बड़ा रेसलर और फार्मर है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। ओकोनको का पूरा कैरेक्टर सिर्फ एक चीज से चलता है, वो है फियर। उसे डर लगता है कि कहीं वो अपने बाप उनोका की तरह वीक और लेजी ना दिखे। उनोका को म्यूजिक पसंद था पर ओकोनको के लिए जेंटलनेस मतलब कमजोरी थी। इसी वजह से वो हमेशा वॉयलेंट रहता था। लिटरेरी टर्म्स में इसे उसका हरमेशिया हम कह सकते हैं, यानी कि उसका ट्रेजिक फ्लॉ था ये। एक बार एक लड़का इकमे फ्यूना विलेज में एक पीस ऑफरिंग में आता है और कॉनको उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता है। लेकिन जब ओरेकल कहती है कि इस लड़के को मरना होगा तो ओकोनको खुद अपने हाथों से उसे मार देता है। क्यों? क्योंकि वो डरता था कि लोग उसे वीक समझेंगे। ये उसके डाउनफॉल की शुरुआत है। एक फ्यूनरल के वक्त ओकोनको से गलती से एक मर्डर हो जाता है। गलती थी पर रूल्स तो रूल्स हैं। उसे 7 साल के लिए अपने मदरलैंड यानी कि ननिहाल मबांता में एग्जाइल पर जाना पड़ता है। जब वो 7 साल बाद वापस आता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। व्हाइट मैन यानी कि ब्रिटिशर्स आ चुके होते हैं। गोरे लोग अपने साथ दो चीजें लेकर आते हैं, चर्च और गवर्नमेंट। वो लोग विलेज के उन लोगों को टारगेट करते हैं जो सोसाइटी से दुखी थे। और कौन को चाहता है कि पूरा विलेज लड़ाई करे। पर लोग अब बदल गए हैं। इसमें हमको ये याद रखना है कि नॉवल के एंड में ओकोनको सुसाइड कर लेता है। ये एक बहुत ही बड़ी आयरनी है क्योंकि सुसाइड करना इग्बो कल्चर में अपने आप में ही एक पाप है। जो मर्द कल्चर को बचाने चला था वही कल्चर के अगेंस्ट चला गया। तो ये इसमें बहुत बड़ी आयरनी है। इसकी एंडिंग जो कि हमको याद रखना है। एंड में एक ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ओकोनको की पूरी जिंदगी पर सिर्फ एक पैराग्राफ लिखने का डिसाइड करता है। ये दिखाता है कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने अफ्रीकन हिस्ट्री को एक छोटा सा फुटनोट बना दिया था। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट 1 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन।
यूनिट 1 में हमने देखा कि थिंग्स फॉल अपार्ट में एक पूरा कल्चर कोलैप्स हो जाता है, सब कुछ फॉल अपार्ट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं यूनिट 2 की तरफ, जिसमें हम 3 बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्टोरीज देखेंगे। ध्यान रखिए, शॉर्ट स्टोरी सिर्फ छोटी कहानियां नहीं होती, ये वो छोटे पटाखे हैं जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के बड़े-बड़े इश्यूज को एक्सपोज करते हैं। इस यूनिट में हम फोकस करेंगे विमेन और उनके स्ट्रगल्स पर। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी है इसमें हमारे पास द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स। इसके राइटर है बेसी हेड, जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुई थी पर बोस्टवाना में सेटल हो गई थी। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए, इस कहानी का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। बोस्टवाना को 1966 में आजादी मिली थी। ब्रिटिशर्स ने वहां एक पोल टैक्स लगाया था, जिस वजह से मर्दों को घर छोड़कर माइंस में काम करने जाना पड़ता था। इससे फैमिलीज टूट गईं और मर्द फ्रस्ट्रेट हो गए। प्लॉट क्या है इस कहानी का? कहानी शुरू होती है जब हमारी प्रोटैगनिस्ट दिक लेडी को जेल ले जाया जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पति गैरे सेगो का खून कर दिया। पर कैसे? उसने उसे कास्टरेट कर दिया, यानी उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। यह एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है कि बेसी हेड ने मर्दों की कौन सी दो कैटेगरीज बताई हैं इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। सबसे पहले टाइप के मर्द होते हैं द एविल मैन, जैसे कि गैरे सेगो था, जो इररेस्पॉन्सिबल है, शराबी है और औरतों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझता है। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं द गुड मैन या फिर द न्यू मैन, जैसा कि पॉल था। पॉल कौन था? पॉल था दिकलेदी का पड़ोसी, जो कि उसके पास नया नया शिफ्ट हुआ था। वो काफी ज्यादा केयरिंग है और औरतों की रिस्पेक्ट भी करता है। इसमें हमको ये भी याद रखना है कि जेल को यहाँ एक सेंचुरी यानी कि एक सेफ जगह की तरह दिखाया गया है। दिकलेदी को जेल में ज्यादा सुकून मिलता है क्योंकि वहां बाकी औरतें उसका साथ देती हैं। ट्रेजर्स का मतलब यहाँ सोना चांदी नहीं, बल्कि वो ह्यूमन काइंडनेस और फ्रेंडशिप है जो उसने मुश्किल वक्त में कमाई है। अगली कहानी हमारे इस यूनिट में द गर्ल हु कैन, और ये कहानी लिखी है एमा एटा आइदू ने, जो घाना की एक बहुत ही बड़ी राइटर है। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो ऐसा समझिए कि इस कहानी में एक छोटी बच्ची है, जैसे कि हमारे सोसाइटी में भी कई बार होता है कि लड़कियों को या फिर किसी भी एक पर्सन को उनके ट्रेड्स के लिए लोग बाग टोकते रहते हैं। तो इस कहानी में एक छोटी बच्ची है जिसको सब टोकते रहते हैं कि तुम्हारी टांगे बहुत पतली है। हमारी हीरो इस स्टोरी में 7 साल की आजोआ, उसके साथ है उसकी मम्मी जिनको हम मामी कहते हैं, और उसकी दादी जिसको कि हम नाना कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि नाना पुराने ख्यालों की है, वो बच्ची की पतली टांगों को प्रॉब्लम समझती है, क्योंकि उसका मानना है कि औरत का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है और उसके लिए टांगे मजबूत होनी चाहिए। इसे हम इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की कहते हैं, जब औरतें ही औरतों पर पुराने रूल्स थोपती हैं। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट भी होता है। आज जोहा स्कूल जाती है और पता चलता है कि उसकी वही पतली टांगे उसे डिस्ट्रिक्ट में सबसे फास्ट रनर बनाती हैं। जब वो ट्रॉफी जीत कर आती है तो नाना, जो कि उसको क्रिटिसाइज कर रही थी, उसका नजरिया बदल जाता है। वो ट्रॉफी को ऐसे पकड़ती है जैसे उसने किसी बच्चे को पकड़ रखा हो। इसमें हमको ये याद रखना है कि ये कहानी हमें सिखाती है कि एक लड़की की वैल्यू सिर्फ फर्टिलिटी से नहीं, बल्कि उसकी कैपेबिलिटी से भी की जा सकती है। द ग्रीन लीव्स इसमें हमारी लास्ट कहानी है, लास्ट शॉर्ट स्टोरी है। इसके राइटर है ग्रेस ओगोट, जो केनिया से हैं। इसका कोर कन्फ्लिक्ट क्या है? ये कहानी एक मर्डर मिस्ट्री जैसी है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दिखाती है ट्राइबल लॉ और कॉलोनियल लॉ के बीच की टक्कर को। इसकी कुछ समरी देख लेते हैं। एक बेसिकली इसमें गांव होता है, वहां के गांव वाले एक दिन एक रात को एक चोर को पकड़ते हैं और अपने पुराने तरीके से उसे सजा देते हैं, और वो उस चोर को अधमरी हालत में कर देते हैं और उसके ऊपर ग्रीन लीव्स डालकर चले जाते हैं, क्योंकि अगले दिन उनको पता है वहां पर कोई अंग्रेजी ऑफिसर आएगा और वो उनको क्रिटिसाइज करेगा। ये लीव्स नेचर और डेथ दोनों का सिंबल है, ठीक है? जो टाइटल भी है द ग्रीन लीव्स, तो ग्रीन लीव्स किस चीज का सिंबल है? नेचर और डेथ दोनों का सिंबल है। आप इस पॉइंट पर अब खास ध्यान दीजिए। जब व्हाइट पुलिस यानी कि गोरी पुलिस आती है, गोरे लोग आते हैं, तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चोर ने क्या किया था। उनके लिए सिर्फ उनका रिटन लॉ मैटर करता है, कि मतलब चोर का मर्डर हुआ, मतलब एक इंसान का मर्डर हुआ जो कि गलत था। गांव वालों ने उनके लॉ को नहीं माना, तो उनके लिए बस वो मैटर करता है। इसमें हमको ये याद रखना है कि इस कहानी का मेन थीम एपिस्टेमिक वायलेंस है। मतलब गोरों ने सिर्फ हमारी जमीन नहीं छीनी, उन्होंने हमारे सोचने और जस्टिस करने के तरीके को भी बिल्कुल बेकार बता दिया और उसको भी छीन लिया, मतलब हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी छीन लिया। अगर आपको ये स्टोरी बिल्कुल डिटेल में देखनी है
तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप एक-एक कैरेक्टर को बड़े अच्छे से देख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना प्लॉट अगर आपने देख लिया और इतने प्लॉट को सुनकर अगर आपके दिमाग में पूरी स्टोरी का नैरेटिव सेट होने लग रहा है, तो आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी टू गो हैं। तो दोस्तों अब तक हमने कवर किए यूनिट 1 और 2 जिसमें कि हमने देखा कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने लोगों की जिंदगी और उनके घरों को बदल दिया। अब हम मूव करते हैं यूनिट 3 की तरफ। दोस्तों यूनिट 3 फोकस करता है पोएट्री के ऊपर। अगर नॉवल एक मूवी है तो पोएट्री एक गाना, छोटा पर लेकिन बहुत ही गहरा। इस यूनिट में हम 3 बड़े पोएट्स को पढ़ेंगे जो हमें बताएंगे कि आइडेंटिटी यानी खुद की पहचान ढूंढना कितना मुश्किल होता है जब आप अलग वर्ल्ड्स के बीच फंसे हो। तो चलिए शुरू करते हैं, इस शब्दों की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं नोबेल प्राइज विनर डेरेक वॉलकॉट से, जो सेंट ल्यूसिया नाम के एक आइलैंड से हैं। इसमें हमको ये याद रखना है कि वॉलकॉट एक हाइब्रिड है। उनके दादा यूरोपियन थे और उनकी दादी अफ्रीकन थी। वो कहते हैं कि मेरे अंदर दोनों का खून दौड़ रहा है, इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वो किसकी साइड है। इनकी पहली पोयम है हमारे पास, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ये पोयम माऊ माऊ अपराइजिंग के बारे में है, जहां केनिया के लोग ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। वॉलकॉट एक बहुत ही फेमस लाइन कहते हैं, आई हु एम पॉइजन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ, वेयर शैल आई टर्न। मतलब वो गोरों की लैंग्वेज यानी इंग्लिश से प्यार करते हैं पर उनके जुल्म से नफरत करते हैं। वो अफ्रीका से जुड़े हैं पर वहां की वायलेंस उन्हें डराती है, इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, पोयम में नेचर और इंसान का कंपैरिजन कैसे दिखाया है। वॉलकॉट कहते हैं कि जानवर सिर्फ भूख के लिए मारते हैं पर इंसान यानी कि अपराइट मैन पावर के लिए दूसरों को मारता है। इनकी अगली पोयम हमारे सिलेबस में है नेम्स। ये एग्जामिनर के कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। इसमें वो बताते हैं कि कैसे स्लेव से उनका नाम, उनका पास्ट और उनकी लैंग्वेज छीन ली गई। वो कहते हैं कि कैरेबियन आइलैंड्स में सब कुछ एम्प्टी था। द एकेडमिक टास्क, जैसे बाइबल में एडम ने हर चीज को नाम दिया था, वॉलकॉट कहते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल पोएट का काम है हर पेड़, हर समुंदर को नया नाम देना ताकि वो हमारा हो सके। इंपॉर्टेंट मेटाफर इसमें क्या है, फायरफ्लाइज इन मोजेल्स। मोजेल्स यानी शुगर फैक्ट्री की वो स्टिकी गंदगी जो स्लेवरी को दिखाती है, और फायरफ्लाइज यानी वो लोग जो उस मुश्किल में भी अपनी चमक बनाए हुए हैं। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ों में, जहाँ की आवाजें ममंगदाई। ये अरुणाचल प्रदेश की आदि ट्राइब से आती हैं। अगर हम इनके कोर थीम और मोटिव को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ममंग दाई के लिए नेचर कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट नहीं है। उनके लिए पहाड़ और नदियां जिंदा हैं, एक इंसान की तरह। इसे हम एनिमिज्म कहते हैं। स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर्स इनकी पहली पोयम हमारी सिलेबस में है। नदी इमॉर्टल है, वो हमेशा चलती रहती है, पर स्मॉल टाउन स्टैटिक है और पोएट को डेथ की याद दिलाते हैं। ये इसमें कोर कंपैरिजन दिखाया गया है। इसमें कुछ रिचुअल्स दिखाए गए हैं, आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। पोयम में एक रिचुअल है जहां मरे हुए लोगों को वेस्ट की तरफ फेस करके रखा जाता है। क्यों? ताकि जब उनकी सोल उठे तो वो गोल्डन ईस्ट यानी सूरज के घर की तरफ जा सके। ये दिखाता है कि उनके लिए मरना अंत नहीं बल्कि एक नया सफर है। अगली पोयम इनकी है द वॉइस ऑफ माउंटेन। इस पोयम में पहाड़ खुद बोल रहा है। वो एक ओमनिसियंट ऑब्जर्वर है जो सदियों से सब कुछ देख रहा है। द सबाल्टन वॉइस का कॉन्सेप्ट इसमें आपको देखना है। पहाड़ कहता है कि वो उन लोगों की आवाज है जिनकी बात दिल्ली या बड़े शहरों तक नहीं पहुंचती। इसमें एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, पीस इज फॉल्सिटी। वो कहते हैं कि हमें लगता है कि पहाड़ शांत है पर वहां सर्वाइवल की लगातार लड़ाई चल रही है। दोस्तों आखिरी पोएट हमारे सिलेबस में है आदिल जूसावाला। उनकी पोयम्स शहरी जिंदगी और बिखरे हुए परिवारों की कहानी है। पहली पोयम इनकी हमारे सिलेबस में कलर प्रॉब्लम्स इन द फैमिली। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है और ये मेरे को पर्सनली काफी पसंद है। ये पोयम दिखाती है कि गोरों के जाने के बाद भी हमारे दिमाग में रंग यानी कलर का भेदभाव नहीं गया। फैमिली के अंदर ही गोरे रंग को अच्छा और काले रंग को बुरा माना जाता है। इसमें हमको ये देखने को मिलता है। इसे हम वैसे इंटरनलाइज्ड रेसिज्म कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। जैसे होती है आपकी इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की, वैसे होता है इंटरनलाइज्ड रेसिज्म। अगर मैं आपको इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड देना चाहूँ, तो आदिल जूसावाला बेसिकली एक पारसी कम्युनिटी से आते हैं और बॉम्बे में रहते हैं। तो बेसिकली पारसी कम्युनिटी वो लोग हैं जो पर्शिया से इंडिया आए थे अपने कल्चर को बचाने के लिए। पर्शिया इज़ टुडेज़ ईरान। तो वहाँ से वो यहाँ आए थे, तो उनका स्किन टोन थोड़ा-सा पिंकर और थोड़ा-सा व्हाइट होता था।
इस वजह से वो लोग कभी भी यहाँ पर अडैप्ट नहीं कर पाए। बेसिकली जब अंग्रेज लोग यहाँ थे, तो वो लोग रेसिज़्म करते थे, वो गोरों को प्रेफ़रेंस देते थे, तो पारसीज़ को प्रेफ़रेंस मिलती थी। तो वो उसी डायस्पोरा में जी रहे हैं कि हमको प्रेफ़रेंस मिलती थी, और आज के वो इस सेटिंग में, आज के नए इंडिया में वो लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को ये पोएम बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है। इसमें माइक्रोकॉस्म का भी यूज़ हुआ है, जिसमें कि मतलब पूरे नेशन को एक फैमिली के अंदर समेट लिया गया है, और पूरे नेशन की प्रॉब्लम एक फैमिली के अंदर दिखाई गई है। अगला टेक्स्ट है द मैन एंड द पोएट। इसमें वो दिखाते हैं कि एक पोएट कैसे अपने ही देश में एक आउटसाइडर फील करता है, क्योंकि वो वेस्टर्न एजुकेशन ले चुका है, पर लेकिन रहता इंडिया में है। तो दोस्तों, यूनिट 3 हमें सिखाता है कि पोएट्री सिर्फ सुंदर शब्द नहीं, बल्कि एक टूल है अपनी पुरानी आइडेंटिटी को वापस पाने का। वॉलकॉट से हमने हाइब्रिडिटी सीखी, ममंग दाई से नेचर का सम्मान, और जूसावाला से हमारे दिमाग में बसे रंग भेद को समझा। अगर मैं इस यूनिट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज करने की कोशिश करूं, तो वॉलकॉट की मिक्स्ड आइडेंटिटी पर क्वेश्चन जरूरी आ सकता है। ममंग दाई के पोएम्स में नेचर एज लिविंग बीइंग का कॉन्सेप्ट हमेशा पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। नेम्स पोएम में रिमेनिंग का सिग्निफिकेंस आपको याद रखना है। अब हम मूव करेंगे हमारी सबसे बड़ी और ग्रैंड यूनिट की तरफ, यानी कि यूनिट 4, जिसमें कि है अमिताभ घोष और उनका एपिक नॉवल सी ऑफ पॉपीज। ये नॉवल एक ओशन की तरह है। इसमें बहुत सारी कहानियां एक साथ बैठी हुई हैं। इसको समझने के लिए आपको बस ये इमेजिन करना है कि एक बड़ी शिप है, जिसमें अलग-अलग देश और कास्ट के लोग एक नए सफर पर निकलते हैं। दोस्तों, ये नॉवल 1830s में सेट है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज कर रहे थे और चाइना के साथ ओपियम वॉर्स की तैयारी कर रहे थे। इसमें कुछ कंटेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें हमको बेसिकली ये याद रखना है कि नॉवल का नाम सी ऑफ पॉपीज क्यों है। पॉपी वो फूल है जिससे ओपियम बनती है। ओपियम एक ड्रग होता है। ब्रिटिशर्स इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो अनाज की जगह पॉपीज उगाएं, ताकि वो चाइना में ड्रग बेचकर पैसा कमा सके। इस वजह से इंडिया में भूखमरी यानी फेमीन फैल गई, और किसान गरीब हो गए। सारी कहानी एक शिप के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसको कि हम कहते हैं इबीस। वैसे ये जो नॉवल है सी ऑफ पॉपीज, ये इनकी इबीस ट्रायोलॉजी का भी पार्ट है। ये शिप एक फ्लोटिंग वर्ल्ड है, जहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। इबीस शिप पर कास्ट और क्लास के सारे रूल्स टूट जाते हैं। नॉवेल्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, पर आप इन पर फोकस कीजिए। मेन कैरेक्टर है इसमें दीति, एक हाई कास्ट विडो जो अपने पति की चिता यानी कि सती से भागकर आई है। वो इस नॉवल की मदर फिगर है। कलुआ, एक जाइंट और लो कास्ट मर्द जो दीति की जान बचाता है। इन दोनों का प्यार दिखाता है कि कैसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में पुराने कास्ट रूल्स खत्म हो जाते हैं। नील रत्न, ये एक अमीर राजा है जिससे ब्रिटिशर्स धोखे से उसकी सारी प्रॉपर्टी छीनकर कन्विक्ट उसे बना देते हैं। और जखूरी रीड, शिप का सेकंड मेट जो अमेरिका से है, वो पासिंग कर रहा है, यानी वो बायरेशियल है, पर दिखने में व्हाइट लगता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि इन कीवर्ड्स के बिना आपका आंसर इस टेक्स्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें अधूरा रहेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें गिरमिटिया। ये वर्ड एग्रीमेंट से आया है। ये वो लोग थे बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके व्हाइट पीपल्स के लिए प्लांटेशन पर काम करने जाते थे। ये स्लेवरी जैसा ही था, पर लेकिन एक नए नाम के साथ। काला पानी, समुंदर पार करना हिंदू रिलीजन में पाप माना जाता था, क्योंकि इससे कास्ट चली जाती थी। इबीस पर बैठे लोग इसी ब्लैक वाटर को क्रॉस कर रहे हैं। जहाज भाई, जब लोग अपनी कास्ट और परिवार को खो देते हैं, तो वो शिप पर एक दूसरे को नया परिवार बना लेते हैं। इसे शिप ब्रदरहुड कहते हैं, यानी कि जहाज भाई कहते हैं। क्रिस्टोमैथी, नॉवल के एंड में एक डिक्शनरी दी गई है। घोष ने दिखाया है कि कैरेक्टर सिर्फ इंग्लिश नहीं, बल्कि हिंदी, बंगाली और लश्कर यानी जो सेलर्स की लैंग्वेज होती है उसका मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कैसे सी ऑफ पॉपीज माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट की कहानी है। आपको इसमें बताना होगा कि कैसे पॉपी कल्टीवेशन ने लोगों को उनके घर से निकालकर शिप पर बैठने पर मजबूर कर दिया। और ये नॉवल हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इसके कैरेक्टर्स और इसका प्लॉट डिटेल में देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक से जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, हमने इस पेपर में शिनुआ आशेबे के विलेज से शुरू किया, शॉर्ट स्टोरीज की फेमिनिज्म देखी, पोएट्री की आइडेंटिटी स्ट्रगल समझी, और अमिताभ घोष के जहाज पर अपना सफर खत्म किया। फाइनल एक एग्जाम चेकलिस्ट भी आपके लिए बना देता हूँ। राइटिंग बैक, हमेशा मेंशन कीजिए कि ये सारे राइटर्स गोरों की बनाई हुई फॉल्स हिस्ट्री को चेंज करने के लिए लिख रहे हैं। जेंडर रोल्स, कंपेयर कीजिए कैसे आशिबी की सोसाइटी में औरत की आवाज दबी हुई थी, पर बेसी हेड की डिक लेडी अपना हक छीन लेती है। द सबाल्टन को आपको इसमें जरूर दिखाना है। वो लोग जिनकी आवाज दबा दी गई,
जैसे दीदी या मामंगदाई के पहाड़ी लोग, उनकी रिप्रेजेंटेशन पर आप अपने आंसर्स में जरूर फोकस कर सकते हैं। और साथ ही लैंग्वेज, फैनन और एनगुगी के थ्योरी पॉइंट्स को नॉवेल्स के आंसर्स में यूज कीजिए। बताइए कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि आइडेंटिटी है। और एंड में मेरा एक सजेशन ये है कि एग्जाम्स में आंसर लिखते वक्त टेक्निकल टर्म्स जैसे हाइब्रिडिटी, मिमिक्री, नियो कॉलोनियलिज्म को ब्लैक पेन से अंडरलाइन जरूर कीजिए। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने सिर्फ स्टोरी नहीं पढ़ी बल्कि क्रिटिसिज्म और कॉन्सेप्ट को भी समझा है। बाकी इन टर्म्स को अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप हर एक टेक्स्ट की डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं, जैसा भी आपको टाइम सजेस्ट। तो दोस्तों ये था डीएससी 20 पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का पूरा पोस्टमार्टम। उम्मीद है आपके पास होंगे अब ढेर सारे पॉइंट्स अपने एग्जाम्स में आंसर्स में इंक्लूड करने के लिए। अगर आपको अभी भी अपने आंसर्स लिखने में दिक्कत होती है तो अभी चेकआउट करें हमारी हैक आंसर राइटिंग के लिए, जिसको देखने के बाद आप 2 से 3 पेज का आंसर 5 से 10 मिनट में बड़े ही आराम से लिख पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।